Assalamualaikum everyone. I hope you are fine and doing well. This is Mir रहमान और आज हम लोग करेंगे अपने चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन ऑफ सेक्शन नंबर 1 ओ लेवल इन IGCSE बिजनेस। सो वैसे तो हमने इसको काफ़ी डीपली जो है ना इसको हम लोग सारे चैप्टर्स को सेक्शन नंबर 1 के कवर कर चुके हैं, बट अगर कोई एग्ज़ाम के मतलब काफ़ी ज़्यादा करीब है तो वो बेसिकली इन रिविजन गाइड्स को देख सकता है। और यस इसमें सारी चीज़ें कवर्ड हैं। इसके फुल लेक्चर्स भी अपलोडेड हैं और वैसे भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आज बस हम लोग इसका रिवीजन करेंगे एंड आई ट्राई कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स का रिवीजन करवाऊँ, मतलब सिर्फ चैप्टर नंबर 2 का ही नहीं बल्कि 3 या 4 तक भी पहुँच जाऊँ। सो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस, कि किस किस तरह के बिजनेसेस होते हैं एंड उसको किस तरह से क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में। तो उसमें हमने 3 मेन कैटेगरीज पढ़ी थी कि 3 मेन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, जिसमें आप जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं या यूज़ करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का, कोई रॉ मटेरियल वगैरह, वो सारा प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में जो है ना आप उस रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको और मज़ीद अच्छा बनाते हैं या उसी रॉ में से कुछ जो है ना कोई नई चीज़ बनाते हैं। ठीक है, टर्शरी में जो है ना वो आपकी सारी सर्विसेज वगैरह जो होती हैं वो सारी टर्शरी सर्विस सेक्टर में आ जाती हैं। फिर उसके अलावा जो की टर्म्स और हैं वो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, यानी कि सेकेंडरी से जो है ना एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आप जो है ना किसी और सेक्टर में शिफ्ट हो जाते हैं तो वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी हैज़ बोथ अ प्राइवेट सेक्टर एंड अ पब्लिक स्टेट सेक्टर। मतलब जिस भी मुल्क में प्राइवेट सेक्टर्स भी हैं एंड पब्लिक सेक्टर्स भी हैं, यानी प्राइवेट कंपनीज भी हैं एंड पब्लिक वो कंपनीज जो गवर्नमेंट ओन करती है, तो ये जो है ना मिलकर एक मिक्स्ड इकोनॉमी बनाते हैं। फिर उसके बाद है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हैं अपने बिजनेस में उसको आप कैपिटल कहते हैं। ये कुछ की डेफिनेशंस हैं जो याद करना बहुत ज़रूरी है एंड ये एग्ज़ाम में आती हैं। इनके भी 2-2 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि अच्छा इससे क्या मुराद है, तो आपने ये सारी जो है ना ये लिखनी होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस, अगर इसको और थोड़ा डिटेल में देखें तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर को मैंने अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब हम लोग जो है ना क्लासिफाई किस तरह से कर सकते हैं बिजनेस को, कि कौन सा बिजनेस कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, तो उसके उसके लिए जो है ना कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले तो प्राइवेटाइजेशन। अच्छा, इस चैप्टर में जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेसेस में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं ना, ये उसका चार्ट बना हुआ है। प्राइवेटाइजेशन इंक्रीजेस द नंबर ऑफ बिजनेसेस दैट ऑपरेट इन द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन क्या होती है कि कोई पब्लिक बिजनेस था, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट उसको ओन करती थी, उसको प्राइवेट कर दिया, उसको किसी आम इंसान को दे दिया, अब वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती, तो ये क्या है, ये प्राइवेटाइजेशन हो गई है इस बिजनेस की। इससे क्या होगा, इससे प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेसेस होंगे, राइट। फिर उसके अलावा दूसरा क्या है, बिजनेस एंड इकोनॉमिक सेक्टर साइज वेरीज ओवर टाइम। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सच एज टिम्बर, ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन रिच कंट्रीज। अच्छा, तो ये बेसिकली बता रहे हैं कि हर सेक्टर में जो है ना ये चेंजेस आते रहते हैं, कि भी प्राइमरी सेक्टर कोई ऐसा कंट्री होता है जो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा अच्छे से काम करता है, कोई कंट्री ऐसा होता है जो सेकेंडरी सेक्टर में, टर्शियरी सेक्टर में, तो ये चलता रहता है। ठीक है, कभी जो है ना कोई भी कंट्री जो है ना सेकेंडरी सेक्टर से ज़्यादा प्राइमरी में अच्छा हो जाता है। ठीक है, कोई नई चीज़ जो है ना कोई नई चीज़ उनकी गोल्ड वगैरह की उन्होंने डिस्कवरी करी है कुछ इस तरह से, तो क्या होगा, वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा अच्छा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। या अगर उनके पास जो है ना ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज की कमी आ गई है या कुछ इस तरह से हो गया, तो वो कहाँ शिफ्ट होंगे, वो सेकेंडरी पे या टेरिशरी पे जाएंगे। तो ये जो है ना ये चलता रहता है, इट वेरीज ओवर टाइम। द साइज ऑफ थ्री बिजनेसेस और इकोनॉमिक सेक्टर्स डिफर्स बिटवीन कंट्रीज। ठीक है, और ये भी कि किसी कंट्री में जो है ना प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा होता है, ठीक है, ज़्यादा उधर ग्रो किया हुआ होता है, किसी कंट्री में सेकेंडरी, किसी कंट्री में टर्शरी, तो ये चलता रहता है। ठीक है, इट वेरीज, इट डिफर्स बिटवीन कंट्रीज। Mixed economies have businesses in the private sector and businesses in the public sector, and जो normally economies होती हैं उनमें क्या होता है कि public sector भी businesses होते हैं and private sector businesses भी होते हैं, दोनों का mix करके जो है ना ये basically एक mixed economy बनती है। ठीक है, ये रिवीजन की जो है ना चीज़ें हैं कि 3 stages of economic activity क्या है आपकी, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ये चीज़ें याद रखनी है।
द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ दीज सेक्टर्स टू डिफरेंट कंट्रीज कैन वेरी ग्रेटली, ठीक है, इनके हर कंट्री का जो है ना अलग हिसाब किताब होता है. द टर्शरी सेक्टर इज बिकमिंग मोर सिग्निफिकेंट इन मैनी डेवलप्ड इकोनॉमीज. अब आजकल के ज़माने में क्योंकि कंप्यूटर्स की भी एक वजह है, मोबाइल फ़ोन्स वगैरह, ये इन सब की वजह से क्या हो रहा है, इन सब की वजह से टर्शरी सेक्टर जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है. मिक्स इकोनॉमीज में जो है प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर दोनों आ जाते हैं, ठीक है. सो दिस इज अ टेस्ट योर सेल्फ. चाहे तो हम अभी भी कर सकते हैं, चलो करते हैं इसको. Which sector of economic activity would the following business be classified into? अच्छा, तो बहुत ही आसान है. You have to tell कि शू मेकर किस उसमें आता है, ये क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शरी है. अब बेकर जो है वो किस में आता है, फूड ग्रोअर, इंश्योरेंस कंपनी, होटल, फॉरेस्ट्री यानी वुड कटर. ये मैं ऑरल बता दूँ. हाँ ऑरल बता दूँ ऐसे. हाँ ओरल बता दो. शू मेकर, हाँ ये सेकेंडरी में आएगा क्योंकि बना रहा हूँ तो. ठीक है, सेकेंडरी में. बेकर भी सेकेंडरी में आएगा. बेकर भी सेकेंडरी में. फ्रूट ग्रोवर वो प्राइमरी में आएगा. सही है. इंश्योरेंस कंपनी टर्शरी में आएगा. टर्शरी में आएगी. और होटल भी टर्शरी में आएगा. ओके. फॉरेस्ट्री उसमें आएगा प्राइमरी में. सही है. शू मेकर सेकेंडरी में, बेकर सेकेंडरी में, फ्रूट ग्रोअर प्राइमरी में, इंश्योरेंस कंपनी टर्शरी में, होटल टर्शरी में एंड फॉरेस्ट्री ये आपकी प्राइमरी में. अच्छा, so just one reason why primary sector economic activity is becoming relatively less important in many countries. कोई एक ऐसा रीजन सजेस्ट करना है, यानी बताना है, जिसकी वजह से प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम हो रही हैं एंड दूसरी जगह जो है ना ज़्यादा, मतलब सेकेंडरी में टर्शरी एक्टिविटीज ज़्यादा इंक्रीज हो रही है. कोई भी एक रीज़न क्या हो सकता है, पॉसिबल रीज़न? एक कंट्री है, ठीक है, अब उधर जो है वो प्राइमरी में इतना काम नहीं हो रहा, उधर टर्शरी में या सेकेंडरी में काम ज़्यादा हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों है ऐसा? यस यस, इट कैन बी अ पॉसिबल रीज़न कि उस कंट्री में वो रॉ मटेरियल ना हो, ठीक है, वो मटेरियल वहाँ पर ग्रो ना करता हो, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री कि आपका कंट्री कहाँ पर है, ठीक है ना. अगर तो वो बिल्कुल ही डेजर्ट एरिया में है, यानी बिल्कुल ही ऐसे कि बहुत ही गर्म, तो वहाँ पर भी कोई चीज़ नहीं उगेगी, कोई चीज़ जो है ना वो आप नहीं कर सकते. या तो अगर बहुत ही ठंडा है, ठीक है, तो वहाँ पर भी जाहिर सी बात है आप नहीं कर सकते ना कोई भी चीज़ ग्रो, फ्रूट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, तो प्राइमरी सेक्टर वहाँ पे काम नहीं करेगा, उधर उन लोगों को सेकेंडरी या टर्शरी पे जाना पड़ेगा. और सेकेंडरी पे भी वो कैसे जाएंगे, दे हैव टू मोस्टली रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स, सॉरी इम्पोर्ट्स पे रिलाई करना पड़ेगा उन्हें, यानी कि वो इम्पोर्ट करवाएंगे, चीज़ें बाहर से मंगवाएंगे. अच्छा, वन रीजन वाई टर्शरी सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज टेंड्स टू बिकम मोर इम्पॉर्टेंट एज एन इकोनॉमी बिकम्स रिचर. अब ये बताओ कि टर्शरी सेक्टर में इसकी जो लाइक इम्पोर्टेंस है क्यों बढ़ जाती है, जैसे कि जैसे जैसे जो है इकोनॉमी में लोग जो है ना वो रिच होते जाते हैं, यानी अमीर होते जाते हैं, तो टर्शरी की इम्पोर्टेंस कैसे बढ़ जाती है, टर्शरी में एक्टिविटीज़ क्यों बढ़ जाती हैं? क्यों डिमांडें ज़्यादा हो जाती हैं लोगों की, तो ये प्रोवाइड करते हैं. यस, यू आर ऑन द पॉइंट, ठीक है. सो इसका ये है कि अब जाहिर सी बात है, जब लोग इतना काम कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, अच्छी इकॉनमी है, ठीक है, एज एन इकॉनमी बिकम्स रिचर, ठीक है, इकॉनमी अच्छी जा रही है, तो उनकी डिमांड्स क्या होंगी, अब वो वेकेशंस पे जाएंगे, ठीक है, अब वो होटल्स में रहना पसंद करेंगे, अब वो अच्छी से अच्छी जो है ना फैसिलिटीज़ में रहेंगे, अच्छी से अच्छी जो है ना फैसिलिटीज़ मांगेंगे, पार्क्स वगैरह मांगेंगे, या इस तरह की चीज़ें मांगेंगे, इस तरह की अच्छी सर्विसेज जो है ना वो चाहेंगे कि उनका कंट्री प्रोवाइड करे. रिजॉर्ट्स की डिमांड करेंगे कि हमारी कंट्री में रिजॉर्ट्स नहीं है, वाटर पार्क्स नहीं है, हमें वो चाहिए. तो इससे क्या होगा, ये टेरिशरी सर्विसेज में आता है ना, होटलिंग एंड ये वो, तो ये क्या होगा, इसकी वजह से टेरिशरी सेक्टर में भी ज़्यादा जो है ना वो हमें देखने को मिलेगा इम्प्रूवमेंट. ठीक है, गुड. स्टेट टू बिजनेस एक्टिविटीज यूजुअली अंडरटेकन बाय द पब्लिक सेक्टर. कोई भी दो एक्टिविटीज जो पब्लिक सेक्टर में होती हैं, मतलब पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट जो है ना उन बिजनेसेस को मोस्टली ओन करती है. स्कूल हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए. दे कैन बी प्राइवेट ऑल्सो,
पर ये वैसे भी लेकिन पुलिस स्टेशन पुलिस, ठीक है, एंड पुलिस होती है एंड वो फायर घर में क्या इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रिसिटी यस, वाटर का भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये जो बिजनेसेस होते हैं ये ज़्यादातर गवर्नमेंट ओन करती है। ओके गुड, एक दफ़ा देखना चाहें तो हम लोग पेज 143 पे इसके आंसर्स लिखे हुए हैं, वो भी एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। 143, अच्छा, शू मेकर किधर है? सेकेंडरी में, बेकर भी सेकेंडरी में, फ्रूट ग्रोअर प्राइमरी में, इंश्योरेंस कंपनी टर्शरी में, होटल भी टर्शरी में, फॉरेस्ट्री ये प्राइमरी में। डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वही जो तुमने बताया था कि जो ना नेचुरल रिसोर्सेज ना हो, कम हो, ठीक है, तो इस वजह से जो है ना मोस्टली कंट्रीज प्राइमरी के ऊपर नहीं जा रहे हो, ठीक है, इस तरह से, या तो टर्शरी सेक्टर वगैरह जो है ना वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर रहा हो, या कोई भी पॉसिबल आंसर भी एक्सेप्टेबल है। और तीसरा के सर्विसेज ट्रेजरी सेक्टर की डिमांड क्यों बढ़ जाती है, जैसे जैसे इकॉनमी अच्छी होती जाती है तो वेल्दियर कंज्यूमर्स होंगे, लोग सब अमीर हैं तो उनकी क्या होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज, जैसे कि हॉलीडेज़ का मैंने बोला, वेकेशंस का मैंने बताया, तो यस। फिर उसके अलावा कि पब्लिक सेक्टर कौन सी चीज़ों को ओन करता है, तो वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ठीक है, ये सारी इसमें एग्जांपल्स आती हैं, एंड दूसरे भी पॉसिबल आंसर्स भी एक्सेप्टेबल हैं। ओके, अब आ जाते हैं हम अपने वापस, ओके यस, ये रहा कॉमन एरर्स। कुछ बच्चे मिस्टेक्स करते हैं, बिजनेस कैन ओनली ऑपरेट इन वन बिजनेस सेक्टर, ठीक है, कि बिजनेस जो है ना वो सिर्फ एक ही सेक्टर में ऑपरेट कर सकता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो और वो तीनों सेक्टर्स को ऑपरेट करता हो, जैसे कि एक ऑयल कंपनी है, ठीक है, वो ऑयल को एक्सट्रैक्ट भी कर रही है, उसको रिफाइन भी कर रही है, उसको उसको पेट्रोल भी बना रही है, ठीक है, और उस पेट्रोल को सेल भी कर रही है। तो इसमें क्या है कि सारे जो है ना इसमें आ गए ना, तो एक कंपनी जो है वो मल्टीपल सेक्टर्स में भी इन्वॉल्व हो सकती है। Organizations in the public sector of an economy include public limited companies. अच्छा, जो organizations होती हैं public sector में of an economy, they also include public limited companies. Public limited companies का पता है ना, जो मैंने पढ़ाया था चैप्टर नंबर 4 में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, तो बच्चे जो है ना ज़्यादातर पब्लिक लिमिटेड कंपनीज को इस पब्लिक सेक्टर से जोड़ देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ही आती है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में होता है कि आप अपने शेयर्स जो है ना वो पब्लिक कर सकते हैं, ठीक है, शेयर्स जो है ना आपके वो पब्लिकली अवेलेबल होते हैं कि कोई भी उनको जो है ना सेल कर सकता है, मतलब कोई भी उनमें वो शेयर्स ले सकता है। और लेकिन वो जो ओन की जाती है वो गवर्नमेंट ओन नहीं करती, वो प्राइवेट ही जो ना होती है, मतलब वो बंदा एक, मतलब एक नॉर्मल पर्सन ही जो है ना उसको ओन कर रहा होता है, ठीक है। सो जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ना वो दरअसल प्राइवेट सेक्टर में ही आती हैं, इसको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना है अपनी पब्लिक सेक्टर के साथ, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन एंड आंसर्स ये आ गए हमारे पास, क्वेश्चन एंड आंसर्स, इनको भी हम लोग देख लेते हैं। कंट्री एक्स यूज टू बी, मैंने अच्छा कल कुछ चीज़ बताई थी कि जब भी हम लोग पढ़ना शुरू करें तो हमने कोई काम करना है, हाईलाइट करना है मेन वर्ड्स को। यस। सो कंट्री एक्स है यूज टू बी ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एंड टिम्बर। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? मतलब जो उगते हैं, यस, मतलब कंट्री के सीड्स वगैरह हो गए, ठीक है, जो आपके सॉइल होता है, सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में आते हैं ना, या पेस्टिसाइड्स वगैरह भी, ठीक है। इन रिसेंट ईयर्स द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री एक्ट हैज इंकरेज द कंस्ट्रक्शन, ठीक है, अब इन कुछ अरसे में उन्होंने कंस्ट्रक्शन, यानी कि अब ये कहाँ पर जा रहे हैं, अब ये जा रहे हैं सेकेंडरी में, इनका सेकेंडरी में शिफ्ट हो रहा है। एंड दीज हैव रिड्यूस्ड लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग, ठीक है, यानी कि इसकी जैसे क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया है लैंड अवेलेबल फॉर फार्मिंग। कंज्यूमर इनकम्स आर राइजिंग रैपिडली एंड द डिमांड फॉर हॉलीडेज, रेस्टोरेंट, मील्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर किस चीज़ का दिखाया जा रहा है कि इनकम्स आर राइजिंग एंड
डिमांड जो है ना बढ़ रही है, किस चीज़ की? टर्शरी सर्विसेज की। ठीक है, रेस्टोरेंट चाहिए, अब उन्हें अच्छी फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, उन्हें हॉलीडेज चाहिए। कंट्री वाइज अ लो इनकम कंट्री बट इट हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ कोल एंड ह्यूज फिश स्टॉक्स। ठीक है, अब जो कंट्री वाई है, क्या है, ये लो इनकम कंट्री है। ठीक है, लेकिन इनके पास क्या है, लार्ज रिजर्व्स हैं कोल एंड फिश स्टॉक्स वगैरह के, यानी कि ये प्राइमरी में ज्यादा आगे हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग देखें ना, सो अब हमें क्या करना है, एक्सप्लेन टू पॉसिबल रीजंस फॉर डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्टिविटी इन द बिजनेस सेक्टर्स इन कंट्री एक्स एंड कंट्री वाई। हमें एक्सप्लेन करने हैं दो पॉसिबल रीजंस, ठीक है, जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग जो है ना बिजनेस सेक्टर्स में है। ठीक है, तो दो पॉसिबल रीजंस बताओ कि वाई जो है कंट्री एक्स जो है वो इस अलग सेक्टर में क्यों है एंड कंट्री वाई जो है वो अलग सेक्टर में क्यों है। एक्चुअली क्योंकि इनके पास मतलब प्राइमरी सोर्सेज ज़्यादा है। यू कैन राइट डाउन, नोट पैड। आई गिव यू सम टाइम। कल मैंने इसका बताया था तरीका भी कि किस तरह से हमें करना चाहिए। सो यस, दो पॉसिबल रीजंस बस बताने। सो इसमें हमारा नॉलेज पॉइंट, दो नॉलेज पॉइंट होंगे, दो एनालिसिस पॉइंट होंगे एंड दो एप्लीकेशन पॉइंट होंगे। इसमें इवैल्यूएशन पॉइंट कोई नहीं है। तो दो नॉलेज बतानी है, मतलब दो पॉसिबल रीजंस, उसको फर्दर एनालाइज करना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, उसको जो है अपनी इस एग्जाम्पल से भी जोड़ना है। ठीक है, किसी ना किसी तरह से। एंड आई होप दिस हाईलाइटेड वर्ड्स विल हेल्प यू। वेल टीचर, कंट्री एक्स पास प्राइमरी रिसोर्सेज भी है लेकिन वो चाहते हैं कि सेकेंडरी में भी जाए, है ना? दे यूज्ड टू बी अ मेजर प्रोड्यूसर। ठीक है, पहले जो है ना वो प्राइमरी में थे, लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में अब कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है ना उधर होना शुरू हो गई है। एंड अब जो है ना उनकी कंस्ट्रक्शन की वजह से अब फार्मिंग जो है ना वो लैंड वगैरह रिड्यूस हो गया है। कॉल आ रही है।
राइट, तो हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कर रहे थे इसका। 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि इसमें 2 नॉलेज पॉइंट्स होते हैं, 2 जो एनालिसिस पॉइंट्स होते हैं एंड 2 एप्लीकेशन पॉइंट्स होते हैं। तो यस, एंड सॉरी बीच में इतनी देर जो है ना इंतज़ार करने के लिए फॉर यूट्यूब पीपल, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो जो है ना काफ़ी लंबी हो जाती है, तो इसको बाद में फिर एडिट करना, इसमें से जो है ना वो फजूल पार्ट्स को काटना और फिर उसके बाद दोबारा अपलोड करना, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। सो आई ट्राई कि जो है ना मैं वन गो में जो है ना पूरी वीडियो जो है ना कंप्लीट कर दूँ और बीच में मुझे एडिटिंग वगैरह की ज़रूरत ना पड़े। तो खैर आगे बढ़ते हैं। मेरे स्टूडेंट ने भी लिख दिया आंसर। So in country X, the primary sector is decreasing and decreasing नहीं होगा, primary sector की importance जो है ना वो कम होती है। Primary sector vocabulary पता नहीं okay, but you have to correct it, okay? In country X, the primary sector is decreasing and focusing on secondary production because consumer incomes are increasing and demanding more, like holidays, restaurant. More in country Y has large primary sector, but people don't have enough demand because of low income. ठीक है, लेकिन इसके ऊपर शायद तुम्हें 0 मिले, शायद 0 या 1 इसके ऊपर तुम्हें मार्क मिले, क्योंकि दिस इज नॉट व्हाट द एग्जामिनर वांट्स। मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। एग्जामिनर को क्या चाहिए, मैंने बताया था 2 नॉलेज पॉइंट्स, 2 एनालिसिस पॉइंट, 2 एप्लीकेशन पॉइंट्स। ठीक है, इसमें शायद तुम्हें एप्लीकेशन पॉइंट मिल जाए, क्योंकि तुमने लिखा है कि पीपल डोंट हैव डिमांड बिकॉज ऑफ लो इनकम कंट्री वाइड, तो उसका शायद 1-2 जो ना एप्लीकेशन पॉइंट्स मिल जाए, लेकिन नॉलेज एंड एनालिसिस पॉइंट नहीं मिलेगा। सो देखते हैं फिर इसको किस तरह से आंसर करना है। तो इसमें एक स्टूडेंट ने जो है वो बेसिकली आंसर लिखा है, The primary sector produces food and raw material, the secondary sector manufactures goods, and the tertiary sector provides services. मैंने पहले कहा था कि अगर आपने पहला नॉलेज पॉइंट अच्छे से सिक्योर करना है, सो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए ये तरीका है कि जो भी आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है ना, आप उसकी डेफिनेशन लिख दें। ठीक है, अब इसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर की बात की जा रही थी, राइट? तो स्टूडेंट ने क्या किया, वो लिख दिया, तो उसको एक नॉलेज पॉइंट मिल गया, उसे कुछ भी करना नहीं पड़ा, सिर्फ उसने जो भी डेफिनेशन उसने रटी हुई थी वो उसने लिख दी, तो उसको नॉलेज पॉइंट मिल गया। दूसरा एनालिसिस पूछा नहीं है, फिर भी लिख देना चाहिए था। लिख देना चाहिए ताकि आपको 1 मार्क तो आपको मिले ना कम से कम। तो ये लिखना जरूरी है? जरूरी नहीं है, ठीक है, इसके बगैर भी आप कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज एंड एनालिसिस का जो है ना वो इसमें थोड़ा सा एनालिसिस पॉइंट जो सिक्योर करना है ना वो मुश्किल होता है। नॉलेज पॉइंट तो ये है कि आपने बस नॉलेज शो करवानी होती है, आपने डेफिनेशन ही बोले कि जो भी टर्म जो है ना आपकी है वो आपने डिफाइन करनी होती है कि हाँ आपको इस टर्म के बारे में मालूम है। एनालिसिस पॉइंट जो है ना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि आपने उसको और फर्दर एक्सप्लेन करना होता है कि किस तरह से जो है ना इस नॉलेज को आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, फर्दर। तो इसलिए जो है ना नॉलेज पॉइंट में जो है ना लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स वो ये डेफिनेशन लिख देते हैं, तो उनका नॉलेज पॉइंट सिक्योर हो जाता है। बाकी एनालिसिस के लिए वो उसको फर्दर जो है ना आगे बताते हैं कि अच्छा ये हर किसी के अलग अलग तरीके होते हैं। वैसे इसमें जो तरीका बताया जा रहा है वो यही है कि आपने पहले जो है ना वो अपनी डेफिनेशन से स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर एक नॉलेज पॉइंट तो आपको मिल ही जाएगा। फिर उसके बाद आपने अपना एनालिसिस करना है। एनालिसिस में क्या लिखा है, फॉर कंट्री हैज अ लॉट ऑफ फर्टाइल लैंड बट नॉट मैनी फैक्ट्रीज, इट इज लाइकली टू हैव अ बिग प्राइमरी सेक्टर एंड स्मॉल सेकेंडरी सेक्टर। तो अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ नोटिस करनी है कि यहाँ पर ये जो भी स्टूडेंट है जिसने लिखा है, स्टूडेंट का आंसर है, ठीक है, तो उसने क्या किया है, उसने इसको जनरल लिया है, ठीक है, उसने इस क्वेश्चन को जनरल लिया है, उसने एप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं लिखी, ये उसने कहीं पे भी कंट्री एक्स या कंट्री वाई से इसको रिलेट नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अगर हम लोग टीचर के नोट्स देखें तो इस बच्चे को 4 आउट ऑफ 6 मिले हैं, 2 एप्लीकेशन पॉइंट्स नहीं मिले, ठीक है। सेम स्किल्स आर शोन इन थर्ड पैराग्राफ बट देयर इज नो एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नहीं है, तो क्या हुआ, 2 पॉइंट्स कर दे।
तो ये बहुत ही जनरल जो है से लिया। अगर हाँ ये इसको रिलेट कर देता है इस कंट्री एक्स या कंट्री वाई से, सच एज व्हाट इज हैपनिंग इन कंट्री वाई, जैसे तुमने भी किया है कि पीपल डोंट हैव डिमांड बिकॉज ऑफ लो इनकम, क्योंकि कंट्री वाई में लोगों की इनकम लो है इसलिए उनकी इतनी डिमांड्स नहीं है टर्शरी सेक्टर में। सो यस, ये जो है ना बेसिकली इस तरह से अप्लाई भी करना है, लेकिन इधर जो है ना वो अप्लाई नहीं किया, वो तो एप्लीकेशन पॉइंट नहीं मिला। If a country is rich with high incomes, consumers will spend a lot on services such as holidays and shopping. यहाँ पर भी सेम चीज़ वही कि जनरल बहुत रखा है कि जो है ना बस बता दिया कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, जैसे कि उसको और फर्दर भी एनालाइज किया, जैसे कि एग्जांपल दे दी हॉलीडे शॉपिंग वगैरह। ये एनालिसिस पॉइंट यहाँ पे सिक्योर हो गया लेकिन एप्लीकेशन पॉइंट नहीं मिला। तो ये तो हमें सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखा रहे थे कि ये एप्लीकेशन पॉइंट क्या होता है, एनालिसिस पॉइंट क्या होता है। तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने ये नहीं लिखे एप्लीकेशन पॉइंट, लेकिन हमें एग्जाम में क्योंकि फुल मार्क्स लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं, तो हमें एप्लीकेशन भी लिखनी है। जैसे 6 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 नॉलेज के होते हैं, 2 एप्लीकेशन के होते हैं, 2 एनालिसिस के होते हैं। यस, एंड अगर जस्टिफाई वाला है तो उसमें 2 नॉलेज के होते हैं, 2 एनालिसिस के होते हैं एंड 2 इवेल्युएशन के होते हैं। इवेल्युएशन में आप अपनी बताते हैं कि अच्छा अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट थिंग टू डू, ठीक है, वो इवेल्युएशन होता है, उसमें एप्लीकेशन नहीं होती। तो इसमें भी टीचर के कमेंट्स यही हैं कि 3 सेक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। यूजफुल होता है कि आपने तीनों की जो है डेफिनेशन लिख दी यहाँ पर, इसकी जैसे आपको नॉलेज पॉइंट मिल गया। फिर उसके बाद एक फैक्टर में आपने एक्सप्लेन कर दिया डिफरेंसेस इन डिफरेंट कंट्रीज सेक्टर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इज आइडेंटिफाइड, ठीक है, एक्सप्लेन भी किया है, एनालाइज भी किया है, लेकिन एक्स और वाई के उसमें जो हमारे कंट्रीज हैं उसके उसमें अप्लाई नहीं किया है। एंड थर्ड पैराग्राफ में भी नॉलेज एंड एनालिसिस किया है लेकिन एप्लीकेशन नहीं दी है। सेकंड पे आते हैं, डू यू थिंक दैट द टर्शियरी सेक्टर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट इन मोस्ट कंट्रीज? जस्टिफाई योर आंसर। अब ये जस्टिफाई वाला है, इसमें एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं है एंड यस इसमें ना ही हमें जो है ना वो कोई पैराग्राफ वगैरह दिया हुआ है। सो ये करो। डू यू थिंक, क्या आपको लगता है दैट द टर्शियरी सेक्टर ऑफ बिजनेस के बिजनेस एक्टिविटी का जो टर्शियरी सेक्टर है, ठीक है, जिसमें सर्विसेज वगैरह होती हैं, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है मोस्ट कंट्रीज में, यस या नो? ठीक है, सबसे पहले तो यू कैन स्टार्ट विद कि टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है, या बल्कि इस तरह से स्टार्ट करो कि टर्शियरी सेक्टर में जो है ना बेसिकली इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ेगी, ठीक है, उसकी इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ रही है। टर्शियरी सेक्टर की डेफिनेशन ना लिखो बल्कि टर्शियरी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ये यहाँ से स्टार्ट करो। एंड उसके बाद यू हैव टू राइट कि यस और नो, ठीक है, कि हाँ ये वजह हो सकती है इसके बढ़ने की, नहीं ये वजह नहीं हो सकती इसके बढ़ने की। इसमें जो है ना ये भी है हाँ कि जो है ना आप यस एंड नो से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। You can simply start with yes, I think that the tertiary sector will become more important in most countries because of this is the reason, ठीक है। वो knowledge point and analysis point अपना पूरा करना है, फिर उसके बाद no में लिखना है कि no I don't think that tertiary sector will become important and this वो सारा लिखने के बाद फिर आखिर में लिखना है in conclusion yes या no में से जो भी बेहतर हो वो लिख सकते हैं। Maybe this might be confusing right now कि confusing होगा कि किस तरह से लिखना है, क्या लिखना है, बट जितनी ज़्यादा हम ऐसा ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे उतना ही है कि हमारे लिए आसानी हो जाएगी, उतना ही जो है ना हमारे लिए, क्योंकि अब आगे हमने पास पेपर की भी प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो ये है कि जब तक हम लोग पास पेपर पे पहुंचेंगे हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, हमें जो है ना ये पैटर्न पता चल जाएगा कि एक क्वेश्चन को अगर वो जस्टिफाई वाला क्वेश्चन है तो हमने उसको किस तरह से लिखना है, तो हमारे जो पास पेपर्स हैं ना वो बहुत अच्छे जाएंगे। एंड ये अच्छी चीज़ है कि इन्होंने हमें रिवीजन गाइड भी दिया हुआ है, इन्होंने हमें वर्कशीट भी दी हुई है, वर्कशीट भी नहीं वर्क बुक दी हुई है पूरी, तो इट्स अ गुड थिंग कि सारी चीज़ें जो है ना इजीली हम रिवाइज कर सकते हैं, इजीली जो है ना हम इनको पढ़ने के साथ साथ हम इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड फिर बाद के लिए हम लोग
पास्ट पेपर्स को भी बचा सकते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर्स जो है ना वो फ़ौरन ही शुरू कर देना ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता नहीं होता किस तरह से लिखना है क्या नहीं लिखना है, तो उसमें जो है ना आप पास्ट पेपर्स को लाइक वेस्ट भी कर देते हैं कि जो है ना आप उसको कर तो लेते हैं लेकिन आपसे सही से नहीं हो पाता, आप गलत करते हैं, दोबारा करने में भी कोई हर्ज नहीं होता, लेकिन फिर वो बात भी नहीं रहती। तो ये कि जब तक हम लोग वहाँ पे पहुँचेंगे तब तक हमारी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी होगी इन क्वेश्चन से कि हमें किस तरह से करने हैं। सो यस, डू इट। फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखते हैं। एंड अभी अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा, अभी अगर किसी को कुछ जो है ना वो प्रॉब्लम हो रही है लिखने में, दे थिंक कि उनकी ग्रामर सही नहीं है, वो सही नहीं है, तो ग्रामर का इशू तो एक अलग इशू है। ये जो मिस्टेक्स हैं ये तो आपको अपनी इंग्लिश ठीक करनी है। इंग्लिश का एग्ज़ाम भी दे रही हो ना? इंग्लिश की तैयारी कैसी जा रही है? अभी थोड़ी सही कर रही हूँ। सही है। बहुत मुश्किल है इसमें, वोकैबुलरी में मुश्किल आ रही है। वोकैबुलरी जो है ना वो आपकी अच्छी होगी, वोकैबुलरी एंड ग्रामर दोनों, जब आप पढ़ोगे भी और लिखोगे भी। पढ़ना भी है और लिखना भी है। रोज़ाना कितनी रीडिंग करती हो? अभी तो कम कर रही हूँ, पहले मैंने कर दी थी, लेकिन मैं शुरू कर रही हूँ वापस से। जितनी ज़्यादा रीडिंग हो सकती है उतनी जो है ना स्टोरीज होती हैं, और मतलब अच्छी बुक्स भी होती हैं, ठीक है। सो यू कैन सी कोई अच्छी बुक, तो उसको पढ़ो, उसको पढ़ने के बाद उसमें जो भी मुश्किल वर्ड्स आते हैं उनको जो ना हाईलाइट करो, उनको देखो। इनफैक्ट मेरे पास भी एक दो पीडीएफ्स हैं जिनको मैं रेकमेंड करूँगी। दे आर नॉट लाइक बुक्स, लेकिन दे आर व्हाट टू से, दे आर लाइक एसेज हैं, वो कुछ जो स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, तो अच्छे होते हैं वो एसेज भी, वो डिफरेंट टॉपिक्स पे होते हैं, तो एक इंग्लिश में हेल्प करेंगे वो। डिफरेंट टॉपिक्स पे एसेज होते हैं, तो उनमें उन्होंने जो है ना एक पूरे स्ट्रक्चर से लिखा हुआ है कि मतलब एक अच्छा स्ट्रक्चर है उसमें बताया हुआ है, तो इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। एंड यस, इंग्लिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इंग्लिश पहली बात तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप छोड़ नहीं सकते, आपको हर जगह जो है ना काम आएगी, भले ओ लेवल ए लेवल करने के बाद भी आपका जो भी काम होगा वो जो है ना आपका इंग्लिश में होगा। जो भी बुक्स वगैरह आप पढ़ रहे हैं, अभी भी ये वाली जो बुक पढ़ रहे हैं, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपको सब कुछ समझ आता हो, सो ट्रांसलेशन में काफ़ी यस और नो में जवाब देना ज़रूरी है, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देते हैं हम दोनों बराबर से, या देना एक यस या और नो जस्टिफाई है, सो यू हैव टू गिव ए कंक्लूजन। ऐसे नहीं छोड़ सकते कि ये भी सही है ये भी सही है, आपको एक साइड पे सपोर्ट करना है। तो केंजा अपनी इंग्लिश पे वर्क करना पड़ेगा। There is a lot of space of for improvement, so करना पड़ेगा। इसको भी लेके चलो साथ में, मैं वो प्रोवाइड करूँगी, तो वो भी करना है। एंड उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग भी करनी है। राइटिंग करने के बाद चेक भी करवाना है, और चेक करवाने के बाद जो उसमें से मिस्टेक्स हैं उनको देखना भी है। ज़्यादातर कॉमन मिस्टेक्स ये कॉमास वगैरह की ही होती हैं जिनकी वजह से मार्क्स डिडक्ट होते हैं, तो ये कॉमन मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है। जल्दी से क्वेश्चन कर, फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर देखते हैं। वैसे टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मुझे नहीं लगता हम थर्ड चैप्टर पे जा पाएंगे आज, बिकॉज मुझे भी थोड़ा सा काम है, मेरी भी मीटिंग है इसके बाद। ओके हो गया? ओके, टर्शरी सेक्टर और आंसर देख लेते हैं। The tertiary sector will become more important because they fulfill people demands. If the country is rich, that means
people have high income and they have more demands, like they need holidays, more good quality products, and more. In my opinion, I think yes, the tertiary sector is becoming more important because the demands are increasing in most of countries. Not really. क्या बोलूं it's okay. You may get like 2 out of 6. 2 out of 6 for it. या मैक्सिमम 2 मिलेंगे क्योंकि सही से जस्टिफाइड भी नहीं हुआ एंड नहीं सही नहीं है. देयर इज अ लॉट टू इम्प्रूव. ये हम लोग देखते हैं स्टूडेंट ने क्या आंसर दिया है. इतना बड़ा जो पैराग्राफ लिखा है इसमें हमें सामने दिख रहा है कि इसको सिर्फ और सिर्फ 3 जो है ना इसने स्कोर किया है आउट ऑफ 6. ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ 1 नॉलेज पॉइंट एंड 2 एनालिसिस पॉइंट मिले हैं. ठीक है, एवेल्युएशन के कोई पॉइंट्स नहीं मिले एंड नॉलेज का भी 1 पॉइंट इसका डिडक्ट हुआ है. तो देखते हैं इसे क्या लिखा है. Tertiary sector business activities become more important in most rich countries as consumers have more money to spend. ठीक है, ये नॉलेज पॉइंट इसने लिखा है कि टर्शरी सेक्टर में जो यानी टर्शरी सेक्टर है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है. उनके मोस्टली रिच कंट्रीज के जो कंज्यूमर्स होते हैं, लोग होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं स्पेंड करने के लिए. एंड आई थिंक यू हैव आल्सो रिटन दैट, सो यू गेट अ नॉलेज पॉइंट फॉर दैट. उसके अलावा once consumers have satisfied many of their wants such as food, drink, clothing and some luxury products, much of their income is spent on services. ये उसने उसी पॉइंट को फर्दर वो कर दिया है, तो ये एनालाइज कर दिया उसने. ठीक है, फर्दर उसको बताया. तो इधर एनालिसिस पॉइंट आएगा बट आई डोंट थिंक यू विल गेट इट या मे बी यू विल गेट इट. they need holidays. You have also written कि if the country is rich that means they have high income so they'll have more demands. ठीक है, तो ये नॉलेज पॉइंट हो गया. दूसरा लाइक हॉलीडेज, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, विल गेट एन एनालिसिस पॉइंट हियर. ठीक है, 2 यहाँ पे पॉइंट्स भी स्कोर हो गए. दीज इंक्लूड हेयर ड्रेसिंग, रिटेल शॉपिंग, हॉलीडेज एंड फाइनेंशियल सर्विसेज. ये अब उसने बिला वजह का दोबारा ये और जो है ना उसको एनालाइज किया, इसकी ज़रूरत नहीं थी. अ कंट्री माइट बी प्रोड्यूसिंग फ्यूअर प्राइमरी प्रोडक्ट्स एज इट डेवलप्स बिकॉज ऑल द टिम्बर फॉर एग्जांपल माइट बी कट एंड लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फूड प्रोडक्शन वगैरह वगैरह. तो यहाँ पे भी इसने बस उसी चीज़ को और एनालाइज कर दिया है कि एक कंट्री जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है फ्यूअर प्राइमरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये भी जो है ना एक एनालिसिस पॉइंट के उस पे उसको दे दिया गया है. बाकी इवैल्यूएट उसने किया ही नहीं कि क्या है सही क्या है गलत, तो उसकी वजह से उसको इवैल्यूएशन पॉइंट तो मिले ही नहीं. और नॉलेज पॉइंट भी उसको इसलिए नहीं मिला क्योंकि इम्पॉर्टेंट होगी ये उसने लिखा है, इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं होगी ये उसने नहीं लिखा. ठीक है ना, ये भी तो बताना है ना कि टर्शरी सेक्टर जो है ना वो इम्पॉर्टेंट बन जाएगा कंट्रीज में, यस या नो. ठीक है, यस या नो में. तो उसने यस तो बता दिया कि टर्शरी सेक्टर होते हैं, इस वजह से पॉपुलर होते हैं, इस वजह से होते हैं, इस वजह से जो है ना इनकी डिमांड बढ़ती है बिकॉज ऑफ दिस. उसने अच्छा सा उसको कर दिया, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसकी जगह के कुछ कंट्रीज में हो सकता है कि ये डिमांड ना हो. ठीक है, डिमांड ना हो, क्यों ना हो, बिकॉज लो इनकम, बिकॉज ऑफ लो इनकम. ठीक है, कुछ जो है ना कंट्रीज में लो इनकम होती है, वो जो है ना उनका ज़्यादा प्राइमरी पे जो है ना फोकस होता है. तो ये जो है ना उसको लिखना चाहिए था एंड फिर उसके बाद जो है ना उसको एनालाइज करना चाहिए था और फिर उसके बाद जो है ना उसको एवेल्युएट करना चाहिए था कि क्या चीज़ जो है ना सही है क्या नहीं. So यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, this answer shows an understanding of why the tertiary sector often grows in importance in most developing and high income countries. This shows the skills of both knowledge and analysis. ठीक है, ये जो इसने पहली लाइन, ये जो 2 लाइनें, ये जो 3-4 लाइनें इसने लिखी हैं, ये इसके ऊपर अच्छी लिखी हैं. ये knowledge and analysis point, he scored that. There is no mention made of secondary sector business activity. ठीक है, this could be increasing in the country too. If it is still building many factories, this means the student cannot make an effective judgment. ठीक है, क्या हुआ कि सेकेंडरी सेक्टर की तो कोई बात ही नहीं की. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर की कोई बात ही नहीं करी है यहाँ पर. एंड दिस कुड बी इंक्रीजिंग इन द कंट्री टू इफ इट इज स्टिल बिल्डिंग मैनी फैक्ट्रीज. अगर वो फैक्ट्रीज वगैरह को बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी वजह से उनका जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी तो बढ़ेगा ना, राइट. उसके बारे में तो बात ही नहीं करी है यहाँ पर ज़रा भी.
तो इसका मतलब क्या है कि ही इज नॉट मेकिंग अ गुड जजमेंट, ठीक है। मतलब यहाँ पर अब थोड़ा सा जो है ना वो उसको नहीं समझ आया स्टूडेंट को। So this means the student cannot make an effective judgment and the answer also shows no evaluation in answering the question। और इसका कोई जो है वैल्यूएशन नहीं, कोई आखिरी में कंक्लूजन नहीं है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जिसकी वजह से उसको क्या मिले हैं, 3 पॉइंट्स मिले हैं इन टोटल। ऑलराइट, सो अब आ गए हैं एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस। लास्ट टाइम भी मैंने एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस नहीं करवाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ना आपने करे, ठीक है ना। ना आपने करे ना मैंने करवाए थे। मैंने बोला था कि इसको होमवर्क करना है फिर मैं चेक करूंगी, तो है अब इसको देख लेते हैं। तो यस, ये जो है ना बिल्कुल इस तरह से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। यही पैटर्न होगा, 2 मार्क्स का पहले होगा, फिर 2 मार्क्स का, फिर 4, फिर 6, फिर 6, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे। सो कर लेते हैं इसको भी। Joe owns a small shop selling takeaway meals in country P, which has a mixed economy. The shop is called Best Foods. She buys in food supplies such as pies and soups from Food Shore, a food processing business. Most of the meat and vegetables used by Food Shore are supplied by local farmers. अच्छा, अब यहाँ पर मैंने पढ़ तो लिया लेकिन यहाँ पर मुझे किसी ने रोका नहीं। हाईलाइट करना है, ये लाजमी है। बल्कि पेपर में भी यू आर अलाउड टू यूज अ पेंसिल, ठीक है। मैं हाथ तो हाँ पेंसिल लेके जा सकते हैं। सो पेंसिल से लिखना नहीं है लेकिन हाईलाइट जरूर करना है। जो ओन्स अ स्मॉल शॉप सेलिंग टेक अवे मील्स, ठीक है। टेक अवे मील्स जो है ना वो सेल करती है, विच हैज अ मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कंट्री क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। दिस शॉप इज कॉल्ड बेस्ट फूड्स। ये जो बेस्ट फूड्स, ये जो शॉप वगैरह के नाम वगैरह है ना, ये भी आपको जो है ना एप्लीकेशन पॉइंट में हेल्प करता है। She buys in food supplies such as pies and soups from Food Shore। ये आपकी एप्लीकेशन में काफ़ी हेल्प करेगा। अ फूड प्रोसेसिंग बिजनेस, ठीक है। ये अपने फूड सप्लाईज जो है ना इधर से बाय करती है, ये फूड प्रोसेसिंग बिजनेस है। मोस्ट ऑफ द मीट एंड वेजिटेबल यूज बाय फूड श्योर सप्लाइड बाय लोकल फार्मर्स। इनको कौन सप्लाई करता है, फूड, लोकल फार्मर्स। दे ट्रांसपोर्ट देयर प्रोड्यूस टू they transport their produce to Food Shore and other food processing businesses on the rail system, which is owned and controlled by the state in the country। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो फूड शोर वाला को एंड दूसरे बिजनेसेस को रेल सिस्टम के थ्रू, रेल सिस्टम क्या होता है, रेलवे रेलवे जो स्टेशन वगैरह होते हैं जिधर से ट्रेन वगैरह जाती हैं, ये उसके थ्रू जो है ना उनको भेजते हैं। एंड ये जो रेलवे सिस्टम है ये कौन कंट्रोल करता है, दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, ठीक है। And Food Show was recently sold by the government as a part of its privatization program, so it's no longer in the public sector। And Food Show जो है वो क्या था, पहले ये पब्लिक सेक्टर में था एंड अब जो है ये प्राइवेट सेक्टर में। तो ये भी इंफॉर्मेटिव है। रिसेंटली सोल्ड, ठीक है, इट वाज रिसेंटली सोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो ये अब पब्लिक सेक्टर में आ गया फूड शो। तो सबसे पहले तो ये है कि डिफाइन करने में इकोनॉमी, तो इसका हमारी इससे जो ना कोई वैसा कोई रिलेशन नहीं है, बस आपने जो डेफिनेशन याद करी हुई है वो आपने यहाँ पे लिखनी है। सो यू कैन जस्ट वर्बली टेल मी व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। अभी मैंने बताया, मैंने बार बार बताया मिक्स्ड इकोनॉमी का। जो एक पैसेज है इसमें तो कोई मिक्स्ड इकोनॉमी का कोई वैसा नहीं बताया ना। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, जाहिर सी बात है पैसेज में आपको डेफिनेशन तो नहीं देंगे ना, यहाँ पर आपने डेफिनेशन लिखनी है जो आपको 2 पॉइंट्स दे दे। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, मतलब तभी मैं बोलती हूँ कि डेफिनेशंस जो होती हैं इनको याद करना है, इनको रट्टा लगाना है, याद ना करो, रट्टा लगाओ, लगा लो रट्टा। लेकिन कभी भी ऐसे जो है ना ये 2 मार्क्स ज़ाया नहीं होंगे ना, व्हाट यू डन, 2 मार्क्स बिला वजह के यहाँ पे वेस्ट हो गए, सीरियसली 2 मार्क्स वेस्ट हो गए। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है,
पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इन दोनों को मिक्स कम एक ऐसा कंट्री, a country that has both the public sector and the private sector, that is known as a mixed economy. एक ऐसे कंट्री में जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस एंड प्राइवेट सेक्टर बिजनेसेस दोनों होते हैं, दैट इज नोन एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी. बस वन लाइन आंसर, उसमें 2 मार्क्स आपको मिल रहे हैं, मुफ्त के मार्क्स हैं. डिफाइन पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर जो ओन करते गवर्नमेंट वाले, दैट्स ऑल. इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? पब्लिक सेक्टर द बिजनेस दैट गवर्नमेंट ओन्स. Public sector includes the businesses, ठीक है, public sector includes the businesses that are owned by government, owned or run by the government or state, ठीक है. तो yes, सही है. Outline for any two businesses in the case study above which sector of business activity they operate in. Outline करना है यहाँ पर for any, तो यहाँ पर जो ना आपका एक knowledge point होगा and outline for any two businesses in the case study above which sector of business activity they operate in. इधर एक तो दो तो knowledge points हो गए आपके and दो I think इधर पता नहीं application होंगे analysis होंगे. Businesses in the case study above, हाँ, तो आउटलाइन करना है आपने, 2 नॉलेज पॉइंट लिखने हैं, 2 एप्लीकेशन पॉइंट्स हैं यहाँ पे, तो मिला के 4 आपके जो है ना वो बनेंगे. तो या राइट इट, 2 जो है ना बिजनेसेस, ठीक है, इन द केस स्टडी जो आपको केस स्टडी में दिए हुए हैं वो लिखने हैं एंड बताना है कि किस बिजनेस सेक्टर में जो नहीं है, तो किस सेक्टर में ये ऑपरेट करते हैं. 3 सेक्टर्स बताए थे ना कि उसमें से किस में आते हैं. इनमें से जो इतने सारे इन्होंने बिजनेस बताया, इनमें से कोई से भी 2 जो है ना, यू कैन यूज एनी 2. मैंने तक एक नोटबुक लेकर आती हूँ, उसमें मैंने लिखा हुआ था कि इसमें कौन से जो है ना नॉलेज लगेंगे या एनालिसिस लगेंगे या एप्लीकेशन. सही है, मैं आ गई. हाँ, तो इसमें 2 नॉलेज लगेंगे एंड 2 एप्लीकेशन लगेंगे. सही है. तो एनालिसिस का कोई ख़ास ऐसा नहीं है. आउटलाइन से वैसे भी मुराद ये होती है कि आपने बस बताना है, आपने हाईलाइट करना है, आपने बस आउटलाइन करना है. तो एनालिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर. नॉलेज एंड एप्लीकेशन बस. बहुत इजी सवाल है. अभी अगर ये भी मैं छोड़ देती ना, आज मैं ये नहीं करवाती एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस, तो आज ये भी नहीं होने थे. मैंने कहा कि आज जो भी हो जाए करवाना है एंड कल प्लीज करके आना है वो पुराना वाला एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन जो है वो करके आने हैं. अरे देखिए, मैं डेफिनेशन वाली 4 मार्क का, तो डेफिनेशन बताऊं? नहीं, डेफिनेशन वाले की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो पूछा हुआ है बस वो बताना है. वो जो डेफिनेशन है वो 6 मार्क के क्वेश्चन में लिख देते हैं ताकि एक नॉलेज पॉइंट तो कम से कम मिल जाए. अगर किसी को कुछ नहीं भी आता ना, तो वो अगर वो एक डेफिनेशन लिख देना तो ये होगा कि उसको एक आध जो है ना वो नॉलेज पॉइंट मिल जाएगा वहाँ पर.
ईट ही टेक भी मतलब ले देते हैं। हाँ, टेक अवे से मुराद होता है कि ले जाओ, जो न्यू होती मतलब एक होती है कि नहीं डाइन इन, ठीक है, यानी कि वो आपको सारा मतलब आप रेस्टोरेंट में जाके खा सकते हैं, और दूसरे होते हैं टेक अवे मील्स, यानी कि बस आपने ऑर्डर किया एंड आप लेके चले गए, फिर खाना कहाँ खाना है वो फिर आपके ऊपर होता है। रेस्टोरेंट में जो ना बेसिकली जगह नहीं होती। बाकी जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अगर चाहें तो इस क्वेश्चन को जो है ना बेसिकली करके कमेंट्स में लिख सकते हैं, तो होपफुली आई विल चेक इट। अगर मेरी नज़र में आ गया, कमेंट मैंने देख लिया, तो मैं ज़रूर उसको चेक करके आपको रिव्यू दूंगी इसका। जल्दी करो जल्दी। हो गया। मैंने दो कंफर्म करा था, पूछिए जो कि सेकेंडरी सेक्टर है। Okay, the food दिखा, food sure is in secondary sector because food buy food supplies from food stores such as pie and soup. Food sure is in the same because the best food by food supply. बेस्ट फूड का शॉप है ना, फूड शो से लेता है। Pie and soup, and the best food is in tertiary sector because they sell their food to people. ठीक है somehow, but थोड़ा सा इसको सही से वर्डिंग जो है ना सही करने की जरूरत अभी है। जल्दी देख लो। इसका जो है ना हम वो भी देख ही लेते हैं ना, एक मिनट। इसका हम आंसर भी देख लेते हैं साथ में। ओके, क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या होती है? an economy like this has both private sector business and public sector businesses, and public sector क्या होता है? government owned and controlled businesses and organizations, ठीक है। और इस तरह से जो है ना हम ये लिख सकते हैं, क्या कहते हैं, ये वाले आउटलाइन का क्वेश्चन जो है बेस्ट फूड्स, ठीक है, जो बेस्ट फूड्स है tertiary sectors as it sells as a retailer the pies and soups produced by other businesses, ठीक है। तो बेस्ट फूड जो है वो क्या करता है? इट इज इन द टर्शियरी सेक्टर, सो यू रोट दैट, ठीक है, सही है। बिकॉज एज अ रिटेलर द पाई, हाँ, बिकॉज एज इट सेल्स एज अ रिटेलर, क्योंकि वो सेल करते हैं फूड टू पीपल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अदर बिजनेसेस, ये लिखना ज़रूरी था। दैट इज ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बिजनेसेस, जो दूसरे लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये उसको सिर्फ सेल करते हैं। बाकी लोकल फार्मर्स भी हैं, ठीक है, जो फूड स्टोर को मीट वेजिटेबल्स करते हैं, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आते हैं, ठीक है। फार्मर्स आर इन प्राइमरी सेक्टर एज दे डोंट प्रोसेस दिस प्राइमरी फूड प्रोडक्ट्स। एंड फूड स्टोर क्या है? फूड स्टोर इज इन द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ इंडस्ट्री एज इट प्रोसेसेस प्राइमरी मीट एंड वेजिटेबल्स। ये जो तुमने लिखा है ना, ये जो
फूड स्टोरेज इन सेकेंडरी सेक्टर ये सही है, लेकिन जो एग्जांपल दिए ना ये थोड़ी सही नहीं है कि जो है ना बेस्ट फूड जो है ना वो उनसे बाय करता है, ये वो ये नहीं लिखना है, बल्कि ये लिखना है बिकॉज दे प्रोसेस द मीट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो वेजिटेबल मीट वगैरह है इसको ये जो है ना प्रोसेस करते हैं, इसको एक फाइनली एक फूड में जो है ना इसको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एडिबल फूड में जो है ना इसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो है ना थोड़ा सा यू विल गेट लाइक 2 पॉइंट्स ऑन दिस, या 2 या 3 पॉइंट्स इसमें से मिल जाएंगे 4 में से। ठीक है, लेकिन आउटलाइन वाले क्वेश्चंस कुछ इस तरह से करने हैं हमने। अच्छा, explain 2 possible reasons why the secondary sector is declining in importance in country P। 2 reasons बताने हैं कि क्यों जो कंट्री है हमारा P, उसमें जो सेकेंडरी सेक्टर है उसकी इंपॉर्टेंस में क्यों डिक्लाइन आ रहा है। ठीक है, इसमें हमारे 2 नॉलेज पॉइंट्स हैं, 2 एनालिसिस पॉइंट्स होंगे एंड 2 एप्लीकेशन पॉइंट्स होंगे। चलो जल्दी जल्दी लिखो क्योंकि लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया फिर। इसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन जस्टिफाई वाला है, उसमें एप्लीकेशन पॉइंट्स नहीं होंगे, उसमें वैल्यूएशन पॉइंट्स होंगे। दोनों मैं लिख देती हूँ, दोनों लिखो। ठीक है, दूसरा जो जस्टिफाई वाला है इसमें क्या है, डू यू थिंक दैट शॉप्स शुड बी इन द प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी है उसमें शॉप्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर में होनी चाहिए या पब्लिक सेक्टर में होनी चाहिए, एंड क्यों, व्हाई डू यू थिंक लाइक सो। ठीक है, so you have to justify your answer. If you think they should be in the private sector, write they should be in the private sector, or do you think they should be in the public sector, then write that they should be in the public sector, and then last में you have to justify them. तो ये दोनों करो जल्दी से। 6 मार्क्स के हैं। डी वाले में 2 नॉलेज, 2 एनालिसिस एंड 2 एप्लीकेशन होंगे, एंड जो जस्टिफाई वाला है इसमें 2 नॉलेज, 2 एनालिसिस एंड 2 इवैल्यूएशन पॉइंट्स हैं। जो हाईलाइटेड इंफॉर्मेशन है इसको यूज करके राइट देम डाउन, एंड जब हो जाए तो मुझे बता।
ये मैंने हाँ डी का नहीं लिखा, ई का लिखा है। डी का नहीं लिखा, डी का मुझे कोई नहीं आ रहा। जो भी आ रहा है वो लिख दो, छोड़ना कुछ भी नहीं है। ये आदत तो कभी बनानी ही नहीं है अपनी कि छोड़ना है। जो भी आता है, थोड़ा बहुत भी आता है, जितना भी पता है वो बस लिखना है। भले कुछ भी ना लिखो, डेफिनेशन लिख दो, लेकिन लिखना जरूर है। अभी से अगर छोड़ने लगी तो फिर बाद में तो और ज्यादा जो है ना वो मुश्किल होगी। और अभी कौन सा कोई हम टाइम वगैरह जो है ना हमने कुछ लिमिट वगैरह लगाई भी है, कुछ भी नहीं है। बस अभी तो प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो जितना भी जो भी आता है, भले जैसे भी उसमें, भले इतनी अच्छी वर्डिंग ना हो, लेकिन लिखना जरूर है। ठीक है, तो ये तो डी का तो आंसर लिखा ही नहीं है। दिखाओ क्या लिखा है। इफ द इम्पोर्ट फ्रॉम अनदर कंट्री,
उससे शायद डिक्लाइन हो जाए कंट्री पे का वो सेकेंडरी हम्म, क्योंकि इम्पोर्ट करेंगे तो उससे नहीं होगा इम्पोर्ट। नहीं नहीं गलत लिखा अच्छा, और ये का क्या लिखा है? The private sector is the business owned by local people, while public sector is the business that is owned by the government. I think no, the shops are in the right place. The most of food businesses are owned by private sector. ये कहाँ पर लिखा है कि most of the businesses are owned by private sectors? मतलब अभी ज़्यादातर फूड प्राइवेट सेक्टर के भी होते हैं किसकी एग्जांपल दे रही हो यहाँ पे? अपनी जनरल ये जनरल ये एग्जांपल नहीं चलेगी यहाँ पे, कुछ भी नहीं लिखना था ये। अच्छा इसमें ये लिखा था इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं, कुछ भी नहीं लिखना था इसमें कुछ भी नहीं लिखना था, ये जनरल ही था। लेकिन ये जो लिखा है ना, ये तुमने पता नहीं किससे वो करा है कि जो है ना मोस्ट ऑफ द फूड बिजनेसेस आर ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। नो, द रेल सिस्टम इज ओन्ड बाय स्टेट व्हिच इज आल्सो राइट। ये तो रेल सिस्टम, ये इससे कहाँ से जोड़ दिया तुमने? कह रही हूँ ये जनरल क्वेश्चन होता है, इसको इससे नहीं जोड़ना है। अच्छा इसको नहीं जोड़ना है इससे नहीं, तो रेल सिस्टम थिंग्स आर ओन, ये जनरली बात कर सकती थी कि मोस्टली के रेल सिस्टम्स एंड ये वो चीजें मैं गवर्नमेंट्स उसके को। साथ जुड़ा दिया मुझे पता नहीं आई डोंट नो क्या किया तुमने ये। तो उसके बाद अब उसका जो बाकी जो जस्टिफाई वाला होता है वो फिर और खुद ही जस्टिफाई भी नहीं किया है ये, करना बस नो, बस। ये जस्टिफाई तो ये मुझे मैं भूल गई थी कि ना आई डोंट नो व्हाट यू हैव डन। वैसे अगर हम लोग इसका देखें तो डी वाले का तो ये था कि दो पॉसिबल रीजंस आपने बताने थे कि सेकेंडरी सेक्टर क्यों नहीं काम कर पा रहा। तो दो जो है ना इन्होंने बताया, फॉरेन कंपटीशन कि हो सकता है जो है ना चाइना है, जैसे इन्होंने एक जनरल एग्जांपल दी है कि जो है ना बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोडक्ट्स, चीप प्रोडक्ट्स जो है ना वो कर रहा है। सो इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना वुड रिड्यूस द डिमांड फॉर गुड्स इन मैन्युफैक्चर्ड इन कंट्री। ठीक है, तो तुमने भी इम्पोर्ट्स का लिखा था, बट उसको सही से बताना भी तो है ना। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, कंज्यूमर इनकम्स आर राइजिंग इन कंट्री। ठीक है, कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स माइट बी चेंजिंग एंड कंज्यूमर्स आर नाउ एबल टू अफोर्ड मोर रेस्टोरेंट्स। तो इसकी वजह से टर्शरी सेक्टर जो है ना ज़्यादा वो हो रहा है एंड मेकिंग सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी रिलेटिवली लेस इम्पॉर्टेंट। तो ये दो पॉसिबल रीजन से, ये वाला तो हमने खैर ऊपर पढ़ा है, ऊपर किया भी है, तो ये तो उसी से कनेक्टेड ही था तकरीबन। और ये वाला थोड़ा सा नया था कि फॉरेन कंपटीशन भी, लेकिन तुम पहुंच गई थी, तुमने लिखा था कि इम्पोर्ट्स की वजह से हो सकता है। लेकिन इम्पोर्ट क्यों करवाएंगे हम? इम्पोर्ट क्यों करवाएंगे? चीप अगर मिल रहा होगा हमें कहीं से, या कोई ऐसी चीज हमारे पास नहीं है, तो कुछ इस तरह से ना। बाकी जो ई वाला था वो था हमारा कि शॉप्स को जो है प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में। तो दो तुमने लिखने थे कि प्राइवेट सेक्टर में होगा तो क्या फायदा क्या नुकसान है, पब्लिक में होगा तो क्या फायदा क्या नुकसान है, फिर उसके बाद जजमेंट करनी थी। तो प्राइवेट सेक्टर में होगा तो प्रॉफिट मोटिव होगा, ज्यादा जो है ना लोग इंक्रीज करने के लिए प्रॉफिट्स को जो है ना वो करेंगे, कॉम्पिटिशन्स जो है ना वो होंगे एक दूसरे के, जिसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन रहेगी। पब्लिक सेक्टर में क्या होगा, पब्लिक सेक्टर में उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, प्रॉफिट से हटकर होंगे। ठीक है, उनके गोल जो है ना वो प्रॉफिट नहीं होगा। अदर स्टेक होल्डर्स माइट बेनिफिट। ठीक है, प्रॉफिट रिटर्न टू गवर्नमेंट, प्रॉफिट जो है ना वो गवर्नमेंट को चला जाएगा सारा का सारा, एंड जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं वो उससे शायद बेनिफिट लें। सो ओवरऑल जजमेंट क्या है, आइदर सेक्टर इज एक्सेप्टेबल विच इंक्लूड्स क्लियर एंड सपोर्टेड ओपिनियन। तो इन्होंने जजमेंट इन्होंने अपनी कोई नहीं दी है यहाँ पर, इन्होंने कहा कि जो भी आप जिसको भी आप सपोर्ट कर सकें वो आप करें अगर क्लियर एंड सपोर्टेड ओपिनियन है तो। लेकिन इसमें ये है कि इसमें जो है ना आपको क्या लिखना था, फॉर एग्जांपल के शॉप्स शुड बी इन द प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, इसको और थोड़ा सा बता देती ना कि आई थिंक द शॉप्स शुड बी इन द प्राइवेट सेक्टर because there will be increased in competition. ठीक है, there will be a lot more chances, there will be a lot more fundings। ठीक है, गवर्नमेंट जो है ना एक शॉप को कंट्रोल कर लेगी, दो को कर लेगी, तीन को कर लेगी, लेकिन इतनी हजारों शॉप्स होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल तो नहीं है ना कि वो इतनी सारी शॉप्स को कंट्रोल करे। ठीक है, उनको देखे एंड वो करे। तो बेसिकली ज़्यादा जो है ना बेहतर होना कि प्राइवेट सेक्टर में ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि लोग जो है ना अपने हिसाब से उनको चलाएंगे, अपने आइटम्स जो है ना रखेंगे। स्पेशलाइजेशन का तुम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती थी कि लोग जो है ना हर डिफरेंट कैटेगरीज में स्पेशलाइज करते हैं, तो उनका जो बिजनेस है वो उसी सेक्टर के हिसाब से होगा, उनकी एक्सपर्टीज के हिसाब से होगा।
ठीक है, और वो उसमें ज़्यादा थ्राइव कर सकेंगे, कंपटीशन जो है ना उनमें होगा, जिसकी वजह से क्वालिटी मेंटेन रहेगी। ठीक है, और इसी वजह से जो है ना इकॉनमी जो है ना बढ़ेगी। ठीक है, ओवरऑल इकॉनमी को फ़ायदा होगा। ये क्वेश्चन है मेरे पास, क्या कौन कौन से क्वेश्चन जनरल से लिखने होते हैं आंसर, या कुछ कुछ के स्पेसिफिक देख के? जनरल डिफाइन वाले जो क्वेश्चंस आ गए, ठीक है, जनरल, ये जो जनरल डेफिनेशन ही है ये। ठीक है, एंड अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन था, ठीक है, ये जस्टिफाई वाला क्वेश्चन, ये मोस्टली जो है ना, अब जो जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस होते हैं ये अब जो है ना जनरली होते हैं, ये अब इससे रिलेटेड नहीं होते। पहले कि अगर तुम पास्ट पेपर्स देखोगे, कुछ साल पहले के पास्ट पेपर्स, तो उसमें शायद तुम्हें जो है ना ये जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस इससे इससे जो है ना कनेक्टेड हों, लेकिन अब जो जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस आते हैं वो इससे कनेक्टेड नहीं होते। ठीक है, तो एक ये वाला जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये वाला, ये भी 6 मार्क का है, लेकिन ये वाला इससे रिलेटेड है। ठीक है, इस वाले में हमें एप्लीकेशन भी देनी है, लेकिन याद हो तो हमें जस्टिफाई वाले क्वेश्चंस में एप्लीकेशन नहीं देनी होती। ठीक है, तो एप्लीकेशन नहीं देनी, इसका मतलब क्या है कि हमें इसको अपने इस पैराग्राफ से रिलेट करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें बस हमें जो है ना अपनी थिंकिंग के उस पे, अपनी थिंकिंग के बेसिस पे जनरल जो है ना हमने रह के इसका जो है ना दोनों साइड्स पे लिखना है कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसका ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, फिर लास्ट में एक उसको सपोर्ट करना है हमने। तो है, बहुत बड़ी हो गई है आज का लेक्चर और आज की वीडियो भी। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह हम लोग चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे, एंड चैप्टर नंबर 1 के एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस मुझे हर हाल में कल चाहिए, उनको भी जो है ना हम पढ़ेंगे। और कल का जो होगा वो होगा एंटरप्राइज बिजनेस ग्रोथ एंड साइज। इसकी डेफिनेशंस ये हैं, इनको प्लीज़ याद करके आना है, इनको पढ़ के आना है, और डेली बेसिस पे इनको जो है ना, ये डेली बेसिस पे शुरू से लेकर आखिर तक जो है ना ये बस पढ़ना है। ठीक है, रोज इसको एक दफ़ा पढ़ोगी तो ये कि जब तक एग्जाम आएंगे तब तक सारे रटे हुए होंगे। मेरे पास जो है ना इसकी वो भी है, क्या कहते हैं, कह लो कि डेफिनेशंस की जो है ना वो भी है, एक PDF है, वो भी चाहो तो मैं दे सकती हूँ, लेकिन ये भी यहाँ पर भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, तो कोई वो खास फर्क नहीं है इनमें। मैं लिख लूँगी इसको फिर से। बस फिर कल हम लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय।